Good morning, students. So, in the last class, we are completed optical isomerism in coordination compounds. Next topic is our valence bond theory in coordination complexes. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जनरली इस थ्योरी को आप 11th क्लास में बेटा पढ़ लेते हो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर. पोलिंग ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था और ये थ्योरी बेसिकली इस चीज़ पे बेस्ड होती है कि मेटल और लिगेंड्स के बीच जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज ए कोवलेंट बॉन्ड. सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो यही है कि इस पर्टिकुलर थ्योरी में मेटल और लिगेंड्स के बीच का जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड मान के चलते हैं. दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वीपीटी. अब इस थ्योरी के अंदर क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास और कैसे इस थ्योरी को हम यूज़ करेंगे और किस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाएगा वो हमने देखना है बेटा. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए बॉन्डिंग एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इनके लिए जनरली हम वीबीटी का यूज़ करते हैं. बॉन्डिंग मीन्स ज्योमेट्री कैसी होगी वहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी. एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मीन्स वो जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे या डायमैग्नेटिक होंगे. तो मेनली इन तीन चीज़ों पे हमने फोकस करना है. बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड थर्ड जो है दैट इज़ the bonding between metal and ligands is considered in VBT as purely covalent. इस बॉन्डिंग को कोवलेंट माना गया था. तो इस थ्योरी की कुछ खास बातें हैं बेटा जो आपको ध्यान रखनी है और उसी के बाद फिर हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे कि इसको हमने ऑपरेट कैसे करना है. नाउ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है दैट पोस्टुलेट इज सेंट्रल एटम जो होगा आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर उसके पास जो एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स होती हैं ये हाइब्रिडाइज्ड होती हैं. हाइब्रिडाइजेशन होगी इनके अंदर यहाँ पे और इस तरीके से हाइब्रिडाइज होती हैं कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं उतनी वैकेंट ऑर्बिटल बच जाए. hybridized to give vacant orbital as equal to coordination number of complex या coordination number of metal. जो sp-d ऑर्बिटल्स होती हैं किसी भी सेंट्रल एटम की इंटरमिक्सिंग होती है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है नियरली. हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस ऑपरेट करता है जिसकी वजह से वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ क्रिएट होंगी और उतनी ही वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट होती हैं जितना किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है. तो उस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जब ये प्रोसेस ऑपरेट करती है तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं बेटा. जैसे मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास 2 आई तो हमें पता है कि 2 पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल आती है, 3 पे हमारे पास sp2 आती है, 4 पे नॉर्मली sp3 आती है जो आप पढ़ के आए हो, या फिर यहाँ एक और हो सकती है dsp2 जिसमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आती है, 5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और 6 आपको पता है ऑक्टाहेड्रल होती है. तो मेनली हमें जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बेटा पढ़ने हैं वो हैं आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6. तो मेनली हमें इन्हीं दो ज्योमेट्रीज़ पे फोकस करना है
जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होगा। नाउ तो फर्स्ट जो पॉइंट है वीबीटी का, दैट इज़ योर कि जो सेंट्रल एटम होगा किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसकी sp-d ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइज्ड होती हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती हैं, और इतनी वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाती है वहाँ पे जितने हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो सेंट्रल एटम होता है, या तो वो अपनी n-1d ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, या फिर आउटर डी ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करता है। यदि वो n-1d ऑर्बिटल को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कराता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। और यदि वो nd ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट कराता है, इनको कहा जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अभी हम इनकी बात करेंगे इस इनर और आउटर का क्या मतलब है, बट अभी आप याद रखिएगा, यदि n-1d ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है तो हमारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और यदि आउटर nd ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन तो हमारे पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। नाउ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमें पता है कि स्कैंडियम से शुरू होके और जिंक पे ख़त्म होती है, और यहाँ पे 3d ऑर्बिटल फिल होती है। तो यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो मेरे पास 3d होती है, 4s होती है, 4p होगी, और यहीं पे 4d भी होती है। सो नाउ लुक एट दिस 3d एंड 4d। इस 4d को हम कहते हैं nd, आउटर ऑर्बिटल जो है d, एंड दिस इज योर n-1d, क्योंकि ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट हैं तो n की वैल्यू आप 4 पुट करोगे तो यहाँ 3d ऑर्बिटल आएगी बेटा। तो यदि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 3d ऑर्बिटल यूज़ होगी तो उनको कहा जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और यदि हाइब्रिडाइजेशन में 4d ऑर्बिटल कंज्यूम होगी या यूज़ होगी तो उसको हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास बनी है, मान लीजिए टेट्राहेड्रल है तो sp3 बनेगा ये। टेट्राहेड्रल में एक और पॉसिबिलिटी है dsp2, और एक पॉसिबिलिटी है ऑक्टाहेड्रल जिसमें या तो d2sp3 बनेगा या हमारे पास sp3d2 बनेगा। यहाँ आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ होगी तो इसको हम आउटर डी ऑर्बिटल कहेंगे, इसको इनर डी ऑर्बिटल कहेंगे। यदि बेटा यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं सेंट्रल एटम के पास तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये ऑलरेडी वही चीज़ें हैं जो आप डी ब्लॉक में पढ़ के आए हो। CFT में भी हम ऐसा ही पढ़ेंगे, एक थ्योरी पढ़ेंगे इसके बाद, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वहाँ भी यही चीज़ यूज होगी। और यदि सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का एक फार्मूला है जो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, एंड दैट फार्मूला विल बी U इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन, जहाँ पे n जो है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो बेसिकली हम 2 या 3 पोस्टुलेट एक साथ पढ़ चुके हैं वीबीटी के। फर्स्ट ये था कि सेंट्रल एटम जो है वो अपनी sp और d ऑर्बिटल्स का यूज़ करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, और उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है जितनी लिगेंड्स होते हैं किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर। या इसी को हमने ये भी बोला है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद इतनी वैकेंट ऑर्बिटल वहाँ क्रिएट होंगी जितना मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। सेकंड ये है, यदि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में इनर डी ऑर्बिटल यूज़ होगी मीन्स n-1d तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, और यदि आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ होगी तो जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो होंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो कॉम्प्लेक्सेस पैरामैग्नेटिक होंगे, और यदि सारे के सारे पेयर्ड हैं तो कॉम्प्लेक्सेस डायमैग्नेटिक होंगे। पैरामैग्नेटिक यदि सब्सटेंस है, कोई कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिज्म यदि रखता है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है इस फार्मूले से निकलेगा जो आप D&F ब्लॉक में बेटा पढ़ के आए हो। नेक्स्ट, लिगेंड्स जो हैं वो बहुत अफेक्ट करते हैं VBT को, बेटा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। दो तरीके के लिगेंड्स हमारे पास होते हैं, एक जिनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का मतलब क्या है बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो होंगे ये आपके क्या करते हैं, दे कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराते हैं ऑर्बिटल्स में। ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्लासीफाई करेंगे जब एग्जांपल्स पे आएंगे, ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर होंगी वहाँ पे। अब इस तरफ ये याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स क्या है। दीज आर द लिगेंड्स विच causes pairing of electrons in orbital if required. वीक फील्ड जो होते हैं दे डो नॉट कॉज पेयरिंग, ये पेयरिंग नहीं करा पाते हैं। यहीं पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसको जब हम एग्जाम्पल पे आएंगे तब बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड यदि किसी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड्स लगे हुए हैं तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उन कॉम्प्लेक्सेस को लो स्पिन कहा जाता है, और वीक फील्ड जहाँ लिगेंड्स लगे होंगे इनको कहा जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। मीन्स हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के बाद वहाँ इलेक्ट्रॉन यदि ज़्यादा बचेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन तो उनको कहा जाता है हाई स्पिन, और यदि कम बचेंगे तो उनको कहा जाता है लो स्पिन। कम बचेंगे या बचेंगे ही नहीं, सारे पेड हो जाएंगे वो। यहीं पे एक चीज़ और मैं मेंशन कर देता हूँ, आप याद रखिएगा इसको भी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो हैं ये आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, याद रखिएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स IOC। और जो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं ये बनाते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द बेसिस ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इस चीज़ को हम जो हमने अभी पढ़ा है इसको एक बार हम थोड़ा सा स्लाइड्स में देख लेते हैं और फिर हम एग्जाम्पल्स पे आएंगे इसके। और कुछ एक और बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं इनके रिस्पेक्ट में, उनको हम देखेंगे। सो हमने 3 से 4 बातें की हैं इनके रिस्पेक्ट में अभी के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको एक बार। सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट पोस्टुलेट वही है जो आपको बताया था बेटा, द सुटेबल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम आयन हाइब्रिडाइज टू प्रोवाइड एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी ये किसके बराबर होंगी, जितना उस सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। These hybrid orbitals accept lone pair of electrons from the ligands. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगी, लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करेंगी, कहाँ से, लिगेंड से। थर्ड, व्हेन इनर d orbitals are used, complex is known as inner orbital, and when outer d orbitals are used, complex is outer d orbital। इसकी भी हम बात कर चुके हैं। फोर्थ, a substance which do not contain any unpaired electrons is not affected by magnetic field। मीन्स ऐसे कॉम्प्लेक्स जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे वो कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक, और जहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। इनका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगा वो यहाँ बताया हुआ है, n×n+2 अंडर द रूट फिफ्थ
देयर आर टू टाइप ऑफ लिगेंड्स नेमली स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड, इनकी हम बात कर चुके हैं. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ metal atom ion to pair up if required. Pairing is done only to extent which is required to cause hybridization possible for that coordination number. स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड्स को आप ध्यान रखिएगा. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के जो एग्जांपल्स हैं यहाँ लिखे हुए हैं बेटा, और वीक फील्ड के भी लिखे हुए हैं. साइनाइड आयन, कार्बोनिल आयन, इथाइलिन डाइअमीन, अमोनिया, NO2 नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में है. हेलोजेंस हैं आपके पास, OH नेगेटिव है, नाइट्रेट आयन है, वाटर है, ये सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड्स हैं. हाइब्रिडाइजेशन की यदि हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन यदि sp आएगी तो ज्योमेट्री लीनियर होगी. ये ऑलरेडी हम चीज़ें पढ़ चुके हैं सारी की सारी. इस टेबल में कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये कई बार पूछी जाती हैं. मेनली जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल. कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर जो d ऑर्बिटल है यहाँ पे dsp2, ये d ऑर्बिटल कौन सी है बेटा? तो ये d ऑर्बिटल होती है dx² - y². ध्यान रखिएगा आप. d ऑर्बिटल या d सेल में हमें पता है 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो यहाँ जो d ऑर्बिटल है दैट इज योर dx² - y². सिमिलरली ऑक्टाहेड्रल में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि यहाँ दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं. d2sp3 हो या sp3d2 हो, मीन्स चाहे आउटर ऑर्बिटल हो चाहे इनर ऑर्बिटल हो, यहाँ जो d ऑर्बिटल्स होती हैं दीज आर योर dx² - y² एंड dz². ध्यान रखिएगा इनको. नेक्स्ट जो है हमारे पास, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट. यहाँ 3 से 4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बेटा. मैं 1 बाय 1 डिस्कस करता हूँ, फिर हम एग्जांपल्स पे आएंगे. इनर ऑर्बिटल octahedral complexes of Ni2 positive ions are not formed. Ni2 positive के जो octahedral complexes होंगे ये सारे के सारे जो होते हैं आउटर ऑर्बिटल होते हैं. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस मीन्स यहाँ आउटर d ऑर्बिटल यूज होगी जिसको हम Nd ऑर्बिटल बोलते हैं. इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ नहीं बनते हैं. क्यों नहीं बनेंगे इसका हम जिक्र करेंगे जब हम एग्जांपल्स पे आएंगे. इसके अलावा 2 से 3 एग्जाम्पल नोट्स हैं बेसिकली जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बिफोर डिस्कसिंग द एग्जांपल्स ऑफ VBT. तो हम एक बार उनको देख लेते हैं और फिर हम एग्जांपल्स. इन पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा बेटा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेप्शनल है यहाँ पे, कई बार पूछी जाती हैं ये सारी की सारी चीज़ें, तो इनको आप ध्यान रखिएगा. फर्स्ट जो नोट है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कंसेप्ट है बेटा, दिस कंसेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल इन 3D सीरीज. जो आपकी 3D सीरीज है मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम एंड एंडेड अप टू जिंक, सिर्फ यहीं पे ऑपरेट करता ही है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की कंसेप्ट. 4D और 5D सीरीज के अंदर जो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो लो स्पिन बनते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा. मीन्स वहाँ हमेशा ही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो. ध्यान रखिएगा इस चीज़ का. फर्स्ट नोट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट. दोबारा मैं बता देता हूँ, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स की हम बात करते हैं, these are only applicable for 3D series, first transition series. In case of second and third transition series, all complexes
आर जनरली लो स्पिन इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड्स। वहाँ हमें लिगेंड्स के नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो मेनली कैसे होते हैं, लो स्पिन, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को ही हम बोलते हैं आउट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। सेकंड जो नोट है हमारे पास, जो अभी हमने पढ़ा था, Ni2 पॉजिटिव जो होगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमेशा ही कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है निकेल 2 पॉजिटिव, कभी भी ध्यान रखिएगा इस चीज को। थर्ड, CO2 पॉजिटिव और CO3 पॉजिटिव, इसको ध्यान से समझिएगा बेटा। CO3 पॉजिटिव मेनली जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो बनाता है लो स्पिन, और CO2 पॉजिटिव के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस आपको मिलेंगे वो मिलेंगे हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब ये है कि यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और ये कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। CO3 पॉजिटिव इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है सिर्फ कुछ एक कॉम्प्लेक्सेस को छोड़ के, और उनमें से जो आपको ध्यान रखने हैं जो इसके कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होते हैं, दीज आर योर COF6 3 नेगेटिव, एक एग्जाम्पल तो ये है, ध्यान रखिएगा इसको। दूसरा है आपका COF3H2O थ्राइस, ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस इसके हाई स्पिन होते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सो दीज आर द 3 नोट्स विच you need to know before applying VBT to coordination complexes। अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल पे, ताकि ये जो भी हमने अब तक पढ़ा है ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आए बेटा। तो हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया NiCO4 निकेल टेट्रा कार्बोनिल या टेट्रा कार्बोनिल निकेल। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कैसे VBT हम यूज़ करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स पे। सबसे पहले यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कीजिए बेटा। तो आप यदि देखोगे तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बोनिल जिसको हम बोलते हैं वो यूनिडेंटेट होता है, 4 लिगेंड्स है, तो 4×1 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 4। सेकंड, ये जो लिगेंड है हमारे पास CO, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। यदि आपने स्लाइड देखी थी वो एग्जाम्पल वाली, तो वहाँ लिखा हुआ था दिस इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा वीक होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CO। अब यदि ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ये था कि ये पेयरिंग कराएगा बेटा, दिस विल कॉज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वो पेयरिंग कैसे होगी वो चीज़ हमने देखनी है। ये 2-3 चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा काम होता है वो काम होता है सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो यदि मैं यहाँ निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ तो X हमने इसको अज्यूम कर लिया 4, कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल लिगेंड होता है कार्बोनिल जिसको हम कहते हैं, तो ये 0 के बराबर आएगा, तो X का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा दैट विल कम्स आउट टू बी 0। तो Ni0 का आप कॉन्फ़िगरेशन यदि लिखोगे, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड्स, नेचर कैसा है उसका, और ऑक्सीडेशन स्टेट, अब हमें क्या चीज़ करनी है। अब ये जो कंसेप्ट था पेयरिंग वाला ये हमें पता लगेगा ये कि ये क्या है बेटा। अब निकेल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 28 इसका एटॉमिक नंबर है बेटा, तो ये आपके पास आएगा आर्गन 3d8 4s2। अब ऑक्सीडेशन नंबर आया है 0, तो मीन्स यही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा बेटा कॉम्प्लेक्स में भी और ग्राउंड स्टेट में भी। तो यदि मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को लिखता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये मेरे पास 3d ऑर्बिटल है, यहाँ पे 4s ऑर्बिटल आएगी,
यहाँ 4p ऑर्बिटल होगी और इसके बाद हमारे पास होती है 4d। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को यदि आप फिल करोगे बेटा 3d8 4s2, तो इसको हम फिल करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये था हमारे पास 4s2। अब क्योंकि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, सुनिए ध्यान से। अब क्योंकि हमारे पास CO जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो क्या कराएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है बेटा, चलिए इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिखता हूँ। इन दो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा बेटा, और जैसे ही ये यहाँ आएगा तो ये जो ऑर्बिटल थी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, वैकेंट। और ये चीज़ आप पढ़ के आए हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, जब रूल्स आपने पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है वो हमेशा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे होती है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, अब ये ऑर्बिटल वैकेंट है, दो इलेक्ट्रॉन को ये अकोमोडेट कर सकती है, तो उसी टाइम 4s ऑर्बिटल के ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ से उठ के इस ऑर्बिटल में आ जाएंगे। दोबारा सुनिए क्या बोला है मैंने। क्योंकि कार्बोनिल लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो 3d ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे थे ये उनको पेयर्ड करा देगा बेटा, और जब ये इनको पेयर्ड कराएगा तो यहाँ एक पूरी वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट होगी। 4s में दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसी टाइम क्या करेंगे, उस वैकेंट ऑर्बिटल में आ जाएंगे। तो यदि मैं इस चीज़ को कंसीडर करता हूँ तो मेरे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा बेटा, दैट विल बी, वो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, देखो ध्यान से। अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, हमें कितनी वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए बेटा, 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए हमें हाइब्रिडाइजेशन को बनाने के लिए। तो इसके बाद क्या होगा, देखो 3d 4s 4p। अब इलेक्ट्रॉन्स को जब आप फिल करोगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास 10 पेयरिंग से, और दो इलेक्ट्रॉन जो ऐसे आएंगे। अब हमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए बेटा, ताकि लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो वहाँ डोनेट हो सके। यहाँ देखो ध्यान से, 4 वैकेंट ऑर्बिटल हैं, एक s और 3 ऑर्बिटल p की, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। देखो अब लिगेंड्स जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे पास आएगी दैट विल बी, एक ऑर्बिटल s की यूज़ हुई है, 3 p की यूज़ हुई है, तो sp3। और sp3 पे हमें जो पता है स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विल बी टेट्राहेड्रल। नाउ व्हाट अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब 3D सेल में देखो आप, यहाँ कोई भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा बेटा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड। तो यदि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। सो वीबीटी का यूज़ हमें कुछ इस तरीके से करना है जैसा हमने इस एग्जांपल में किया है। इससे हमें ये आइडेंटिफिकेशन मिलेगी कि वो कॉम्प्लेक्सेस किस तरीके के होंगे और कैसे बनेंगे बेटा। सेम एग्जांपल हम लेते हैं, उसमें लिगेंड चेंज कर देते हैं, उससे देखते हैं यहाँ क्या पर्टिकुलर फ़र्क पड़ेगा बेटा। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया NiCN4 2 नेगेटिव। अब ध्यान से देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ भी 4 है, लिगेंड जो है वो CN है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये भी क्या कराएगा बेटा, पेयरिंग कराएगा। अब जब ये पेयरिंग कराएगा, इसके बाद हमें निकालना होता था ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, इसको x ज्यूम करेंगे, 4 × -1 = -2, x कम्स आउट टू बी +2।
तो यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा Ni2+ का। तो उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। देखो ये मेरे पास 3D है, ये 4s है और ये 4p है। अब 3D 8 आया था बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन s के चले जाएंगे Ni2+ के कॉन्फ़िगरेशन में, तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आएगा 7 और 8। अब क्योंकि हमारे पास लिगेंड है Cn जो स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब पेयरिंग होगी तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ आ जाएगा, इस ऑर्बिटल में। अब हमें कितनी वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 4 लिगेंड से तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अब हमें 4 ऑर्बिटल कौन कौन सी वैकेंट मिलेंगे बेटा, देखो ध्यान से। सो दीज ऑर्बिटल विल बी, एक ऑर्बिटल हमें मिलेगी डी सेल से, एक मिलेगी एस से और 2 मिलेंगी पी सेल से। तो DsP2 ज्योमेट्री में जाएगा जिसकी स्ट्रक्चर होती है स्क्वायर प्लेनर। ध्यान से देखिए आप, यहाँ भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये भी कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। सो इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो, यदि आपको कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया है तो उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा और वो किस ज्योमेट्री को बिलोंग करेगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, वहाँ भी सेम रूल अप्लाई होंगे, सेम कंसेप्ट यूज़ होगा। जो नोट में लिखाया गया था वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी बेटा, कि Ni2+ जो है ऑक्टाहेड्रल के केस में हमेशा ही कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल। अब बात ये आती है कि वो आउटर ऑर्बिटल क्यों बनाएगा बेटा, उस चीज़ का मैं आंसर देता हूँ आपको, और फिर जो है हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे स्लाइड्स के थ्रू, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से कॉपरेट कर सको। एग्जाम्पल कैसे करोगे वो मैं बता रहा हूँ आपको, हर किसी में सेम रूल फॉलो होंगे। आप लिगेंड्स देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, लिगेंड का नेचर देखिए कैसा है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, वहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए। नाउ Ni2+ का जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास आया था, दिस कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3D8। अब इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, तो 3D8 ऑर्बिटल की फीलिंग हमने कुछ इस तरीके से की थी। अब ध्यान से समझिए इस चीज़ को, यदि किसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है बेटा, आइदर इट विल बी sp3d2 और इट विल बी d2sp3। मीन्स हमारे पास 2 ऑर्बिटल डी सेल की यूज़ होना ज़रूरी है, तभी जाके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा भी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यदि मान लीजिए यहाँ पे है, तो वो क्या कर सकता है, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ ले आएगा। तो यहाँ जो वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट होगी डी सेल में, वो कितनी होगी, सिर्फ 1। तो इसी वजह से कभी भी Ni2 पॉजिटिव इस ज्योमेट्री में नहीं जा सकता बेटा, D2sp3 में, क्योंकि यहाँ कभी भी चाहे लिगेंड वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, पर्टिकुलरली यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगा है, तो कभी भी यहाँ 2 ऑर्बिटल डी की आपको नहीं मिलेंगी ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि Ni2 पॉजिटिव जो है वो कभी भी कैसे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, इनर ऑर्बिटल। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम, और चलिए यहाँ तक हम कर चुके थे। नेक्स्ट NiCO4 का एग्जांपल लिया गया है बेटा, ये जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार मैं जल्दी से इसको रिकैप करा देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है Ni का, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हुआ है, ये पेयरिंग का कंसेप्ट दिखाया गया है जिसकी मैंने आपसे बात की थी। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी यहाँ पे। ये 4 ऑर्बिटल आपको खाली मिलेंगी sp3, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। Hybridization of nickel of this complex is sp3 and it is tetrahedral complexes. All the electrons are paired up, so it is diamagnetic. चलिए NiCl4 नेगेटिव हमने जो एग्जांपल किया था, दैट विल बी NiCN42 नेगेटिव।
Cl और Cn में डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और Cl जो होगा वो वीक लिगेंड होगा। वीक लिगेंड है, इसी वजह से यहाँ कभी पेयरिंग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। और पेयरिंग नहीं होगी तो ये जो दो सेल थी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के नहीं आएगा। तो अब जो 4 ऑर्बिटल आपको खाली मिलेंगी वो ऑर्बिटल मिलेंगी ये, एक s की और 3 ऑर्बिटल p की। तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी sp3। और क्योंकि यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। सिमिलर तरीके से आप प्लेटिनम के लिए भी यूज कर सकते हो। प्लेटिनम के केस में मैं एक चीज़ ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ हाई स्पिन लो स्पिन जैसा कुछ नहीं होगा बेटा, क्योंकि जो ये है आपका ये 5D सीरीज़ का मेंबर है, मीन्स थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में बिलोंग करता है। और वो कॉम्प्लेक्सेस जनरली कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, लो स्पिन, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले। CuNH342 पॉजिटिव, इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्शन है ये। NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, नो डाउट। और कॉन्फ़िगरेशन यदि आप Cu का यहाँ निकालोगे तो 2+ आएगा, और वो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आएगा 3D9, 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद, जैसा यहाँ दिखाया गया। अब ऐसा पाया गया है बेटा कि यहाँ जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ना होकर स्क्वायर प्लेनर होती है। और उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट क्या आता है, अब यदि आप 4 ऑर्बिटल हमें चाहिए वैकेंट, तो 4 तो हमें ये मिली हुई है। यदि मैं यहाँ से देखूँगा तो sp3 ज्योमेट्री आएगी, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है D सेल के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के 4p सेल में चला जाता है। तो जब ये 4p सेल में जाएगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है बेटा। तो यहाँ ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल फुली फिल्ड थी। तो अब जो हमें ऑर्बिटल मिलती है वो ऑर्बिटल मिलती है 1d 1s एंड 2p। तो dsp2 ज्योमेट्री यहाँ बनेगी और कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन नेचर कैसा होगा, क्योंकि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, पैरामैग्नेटिक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस एग्जाम्पल को। VBT इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट क्यों हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये लिमिटेशन है VBT की कि इस तरीके के कॉम्प्लेक्स में शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हुई है फ्रॉम 3D टू 4p। इसी तरीके से हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में भी एग्जांपल है बेटा, जैसे ये है, देखिए ध्यान से, CuNH36 3 पॉजिटिव। इस पर्टिकुलर केस में यदि आप देखोगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो CO3 पॉजिटिव का है बेटा, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। और कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के केस में मैंने एक चीज़ आपको लिखाई थी कि इसके जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जनरली लो स्पिन होते हैं, एक्सेप्ट जो 1 या 2 कॉम्प्लेक्स हमने लिखा था। तो इस पर्टिकुलर केस में भी आप देखोगे तो CO3 पॉजिटिव है, तो कोबाल्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है 3d7 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 3d6। NH3 क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्या कराएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की बेटा पेयरिंग करा देगा। ठीक है जी। तो पेयरिंग कराने के बाद, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिएगी, तो वो कौन कौन सी मिलेंगी, 2 ऑर्बिटल D से मिलेंगी, 1 S से और 3 ऑर्बिटल P से। तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी दैट विल बी D2sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कोई बचेगा नहीं, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या ज्योमेट्री और क्या मैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा। FeF63 नेगेटिव, यहाँ भी सेम चीज़ होगी, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। फ्लोराइड है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड होगा तो ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा। तो यहाँ जो ऑर्बिटल आपके पास आएंगी दैट विल बी लाइक दिस, जो यहाँ बना हुआ है।
ध्यान से देखिएगा इसको। तो सिमिलर तरीके से यदि हम और एग्जांपल्स की बात करते हैं, ऑक्सलेट का है, ऑक्सलेट भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएगा आपको ये। अब नॉर्मली लिगेंड्स को स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड जब हम बोलते हैं, इसके लिए एक कंसेप्ट आता है जो हम नेक्स्ट थ्योरी में पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। बट यहाँ भी आपने रूल वही याद रखना है जो CO3 पॉजिटिव का मैंने आपको बोला था कि CO3 पॉजिटिव के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, लो स्पिन। तो लो स्पिन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में बनाया गया है, आप देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट ये दोबारा रिपीट हो चुका है बेटा, FeCN6 4 नेगेटिव। अब यहाँ जो लिगेंड है दैट विल बी योर साइनाइड, और ये हमें पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग है तो ये पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग कराएगा तो यहाँ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इनर आउटर में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए बेटा। देखो यदि 3D सेल हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है तो वो कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल होगा, और यदि 4D सेल आती है दैट कॉम्प्लेक्स विल बी आउटर ऑर्बिटल। सो दिस इज द some examples, these are the some examples of VBT and how can you interpret such type of problems if they came in exam. So दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, आपको VBT जब आप यूज़ करोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स पे, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट, आप वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करोगे। चलिए लेके आते हैं इसको। सो फर्स्ट जो बात है जब आप VBT अप्लाई करोगे, जो सबसे पहले आपको देखनी है दैट विल बी कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर आइडेंटिफाई करोगे। सेकंड, आप लिगेंड्स का नेचर चेक करोगे बेटा, मीन्स ये जो लिगेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। लिगेंड्स का नेचर देखने के बाद आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे सेंट्रल एटम के। ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वहाँ पे पेयरिंग होगी कि नहीं होगी वो डिसाइड करेगा लिगेंड। यदि पेयरिंग होती है तो वहाँ के जो कॉम्प्लेक्स जनरली बनते हैं दैट विल बी इनर ऑर्बिटल, और यदि पेयरिंग नहीं होगी तो कॉम्प्लेक्स विल बी आउटर ऑर्बिटल। यदि पेयरिंग होने के बाद या ना पेयरिंग हो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ लिगेंड्स, यदि वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो कॉम्प्लेक्सेस विल बी पैरामैग्नेटिक, और नहीं बचते हैं तो कॉम्प्लेक्सेस विल बी डायमैग्नेटिक। सो दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस थी बेटा। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि ये कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलर्ड किस वजह से होते हैं। सेकंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई थी ये थ्योरी। हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी ये नहीं बता पाई थी। आल तो उस चीज़ को हम लिखते ज़रूर हैं डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड्स, बट ये थ्योरी इस चीज़ को जनरलाइज नहीं कर पाई थी कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा कौन सा वीक होगा, या उस चीज़ को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी बेटा। सो दीज आर द सम लिमिटेशंस ऑफ VBT। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी नोट्स में लिखी हुई हैं, आप एक बार अच्छे से उनको पढ़िएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फिर इसको एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करके देखिएगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम रहेगी तो उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।